कि एक मैसिव हेवी ट्रायंगल को किसी पेंसिल की टिप पर बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस करना है। सुनने में थोड़ा मैजिक जैसा लगता है, राइट? हाँ बिल्कुल, लगता तो मैजिक ही है। लेकिन अगर कोई कहे कि प्लेग्राउंड के उस सिंपल से सीसॉ वाले फिजिक्स का यूज करके ज्योमेट्री के सबसे मुश्किल सवालों को सेकंड्स में हैक किया जा सकता है बिना लंबे फॉर्मूलाज रटे, आज के इस डीप डाइव में हम ज्योमेट्री के यही हिडन सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ हमारा रोड मैप है, ज्योमेट्री मास्टर क्लास। और ये रोड मैप कोई आम सिलेबस नहीं है। इस स्लाइड पर जो 5 टॉपिक्स दिए गए हैं वो स्पेसिफिकली एसएससी, आरआरबी और रेलवे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ज्योमेट्री का एक 100% फुल कवरेज फ्रेम है। अगर मैं स्लाइड के रोड मैप को पढ़ूं तो हम टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा, इसके 5 कोर रूल्स। तीसरा, स्पेशल कॉन्ग्रुएंट आकृतियां। चौथा, जिस मैजिक का मैंने जिक्र किया, मास पॉइंट ज्योमेट्री। राइट। और आखिर में सीवास थ्योरम के साथ एक रैपिड रिवीजन। हर नए कॉन्सेप्ट को हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे: मीनिंग, रीजन, वर्किंग और एग्जाम्पल। तो फॉर्मूलाज की इस बेसिक दुनिया से बाहर निकलकर सबसे फंडामेंटल सवाल पर चलते हैं। आखिर ये कॉन्ग्रुएंसी भला क्या है? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। अच्छा सवाल है। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की क्लियर डेफिनेशन दी गई है। 2 triangles are called congruent if all 3 corresponding sides are equal and all 3 corresponding angles are equal। तो बेसिकली 2 त्रिभुज तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हों। सही कहा। इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सा मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स का साइज और शेप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। यहाँ स्लाइड पर एक टेक्निकल टर्म हाईलाइट किया गया है जिसे कहते हैं सुपरइम्पोज। ओह, सुपरइम्पोज। हाँ, अगर एक ट्रायंगल को उठाकर ठीक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। कोई कॉर्नर या कोई एज बाहर नहीं निकलेगी। समझ गई। पर यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट भी दिया है। लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया और पेरीमीटर हमेशा बराबर होता है। एक छोटा सा डाउट है मुझे इसमें। हाँ, पूछिए। क्या 2 अलग अलग शेप्स का एरिया इक्वल नहीं हो सकता? फिर इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ऐसा क्या स्पेशल है? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अलग शेप्स का एरिया बिल्कुल इक्वल हो सकता है, पर कॉन्ग्रुएंसी में इसका रीजन थोड़ा अलग है, क्योंकि ये दोनों शेप्स एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो वो यूनिवर्स में एग्जैक्टली सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। राइट। जब स्पेस सेम है तो एरिया बराबर होना ही है, और क्योंकि सभी आउटर साइड्स इक्वल हैं तो बाउंड्री की टोटल लेंथ यानी पेरीमीटर भी आइडेंटिकल होगा। इसकी वर्किंग एग्जाम में ऐसे होती है कि अगर 2 शेप्स कॉन्ग्रुएंट है और एक का एरिया 40 स्क्वायर यूनिट दिया है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा दूसरे का आंसर 40 टिक करना है। मतलब पूरे 6 पैरामीटर्स, 3 साइज और 3 एंगल्स चेक करने होंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना लंबा टाइम कहाँ होता है? कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। लगता है यहाँ शॉर्टकट ही दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। इस स्लाइड पर कंग्रुएंसी की कंडीशंस का एक बहुत ही क्लियर ट्री डायग्राम बना है। यहाँ 5 मेन रूल्स हैं: SSS, ASS, ASA, AAS और RHS। पर इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? ये शॉर्टकट्स ही तो असली वर्किंग मैकेनिज्म है। इनका मतलब यह है कि पूरे 6 एलिमेंट्स मेजर करने का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर इन 5 में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर मैकेनिकली लॉक हो जाता है, वो किसी और शेप में बदल ही नहीं सकता। लेट्स सी हाउ दिस लॉकिंग एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ पहले 2 रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। पहला है SSS यानी साइड 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 रूल। कंडीशन है AB = DE, फिर BC = EF और AC = DF। तीनों साइड्स इक्वल हैं, पर एंगल्स का क्या? वो खुद ब खुद इक्वल कैसे हो जाएंगे? इसका रीजन बहुत प्रैक्टिकल है। 3 फिक्स लंबाई की लकड़ियां या वुडन स्टिक्स इमेजिन कीजिए। उनको एंड टू एंड जोड़कर एक ट्रायंगल बनाइए। क्या उस शेप के किनारों को पुश या पुल करके एंगल्स चेंज किए जा सकते हैं बिना लकड़ी तोड़े? नहीं, वो तो बिल्कुल रिजिड हो जाएगा, शेप एकदम लॉक हो गया। एग्जैक्टली। ये उसकी वर्किंग और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। दूसरा रूल यहाँ लिखा है SAS यानी
साइड एंगल साइड। दो साइड्स और उनके ठीक बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। वेट, ये बिटवीन देम पर इतना जोर क्यों है? अगर मैं दो साइड्स इक्वल कर दूं और ट्रायंगल का कोई तीसरा या बाहर वाला एंगल ले लूं, तो प्रॉब्लम क्या है? एक लैपटॉप को इमेजिन करना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्क्रीन एक साइड है और कीबोर्ड बेस दूसरी साइड है। इनकी लंबाई फिक्स है। अगर लैपटॉप के हिंज यानी उनके ठीक बीच वाले एंगल को किसी एक पॉइंट पर लॉक कर दिया जाए, तो स्क्रीन के टॉप और कीबोर्ड के बेस के बीच की दूरी हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। ओह वाह, हाँ, तीसरी साइड अपने आप बन गए। राइट। पर अगर हिंज छोड़कर हम किसी और एंगल की बात करें, तो लैपटॉप खुल या बंद हो सकता है और स्ट्रक्चर लॉक नहीं होगा। That makes perfect visual sense. Hinge locked means shape locked. पर अगर सिर्फ एक ही साइड और दो एंगल्स हों, तो क्या साइड की पोजीशन फिर भी मैटर करती है? Now we are on slide 5. यहाँ अगले दो रूल्स है ASA यानी एंगल साइड एंगल और AAS यानी एंगल एंगल साइड। हाँ, ये दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। वही तो, ASA में साइड दोनों एंगल्स के बीच में है, AAS में साइड बाहर की तरफ है। सच कहूं तो लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कब लगाना है। इन दोनों रूल्स को दिमाग में अलग-अलग कैसे रखें? इस कंफ्यूजन का इलाज एक सॉलिड विजुअल एनालॉजी है। ASA का वर्किंग ऐसे समझना चाहिए जैसे एक टेंट लगा रहे हैं। जमीन हमारी एक मेन साइड है। उस जमीन के दोनों किनारों पर दो पोल्स लगाए गए जो एंगल्स हैं। ओके, तो जमीन ठीक पोल्स के बीच में सैंडविच्ड है। बिल्कुल। अगर उन पोल्स का एंगल और जमीन की लंबाई लॉक है, तो टेंट का टॉप पॉइंट अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो जहां साइड बिल्कुल बीच में सैंडविच्ड हो, वो ASA है। पर ASS में साइड तो उन एंगल्स के बीच होती ही नहीं है ना? सही पकड़ा। ASS में टेंट वाली जमीन हमारी साइड नहीं है। जमीन की जगह कोई ऊपर वाली साइड फिक्स्ड होती है। पोजीशन बदल गई, पर रूल का रीजन यही है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स पता हो, तो 180 डिग्री रूल से तीसरा एंगल खुद पता चल जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर आखिर में लॉक हो ही जाता है। आई सी। पोजीशन बदलने से बस रूल का नाम बदलता है, रिजल्ट नहीं। पर क्या होगा अगर हम इसमें एक 90 डिग्री का एंगल डाल दें? क्या तब ज्योमेट्री के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। देखते हैं। 5th रूल यहाँ है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक 90 डिग्री का एंगल, एक लंबा वाला कर्ण या हाइपोटेन्यूज और बची हुई कोई एक साइड। RHS का मीनिंग है कि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स पर लगता है। इसका रीजन वही पाइथागोरस थ्योरम से आता है। हाँ, पाइथागोरस तो सबने पढ़ा है। राइट। अगर किसी 90 डिग्री ट्रायंगल की दो साइड्स, जिसमें हाइपोटेन्यूज और एक लेग शामिल हैं, इक्वल हैं, तो पाइथागोरस फॉर्मूला से मैथमेटिकली तीसरी साइड अपने आप इक्वल कैलकुलेट होती है। तो आखिर में ये घूम फिरकर वही पहला SSS रूल ही बन जाता है। पाइथागोरस कनेक्शन। और इस स्लाइड के नीचे एक नया हेडिंग है, सम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पार्ट 1। लिखा है कि आइसोसेलीज या समद्विबाहु ट्रायंगल में टॉप वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया जाए, तो वो उसको दो आइडेंटिकल राइट एंगल ट्रायंगल्स में बांट देता है। ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। दो इक्वल ट्रायंगल्स तो ठीक हैं, पर इस सिंपल सी लाइन में कुछ बड़ा जादू लग रहा है। लेट्स लुक क्लोजर। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। वाओ, यहाँ बड़ा सा VIP एग्जाम अलर्ट लिखा है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ADB और ADC दिखाया गया है, जिसमें AD एक ठीक सेंटर से गुजरने वाली लाइन है। ये स्लाइड सच में VIP है। एग्जाम के लिए ध्यान देना। रीजन ये है कि सिमेट्री की वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो AD लाइन होती है, वो एक आम लाइन नहीं है। वो एक अकेली लाइन अपने अंदर 3 लाइंस की पावर रखती है। 3 लाइंस की पावर? हाँ, ये मीडियन है जो बेस को आधा काटेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो 90 डिग्रीज बनाएगी, और एंगल बाइसेक्टर है जो ऊपर वाले एंगल को आधा काटेगी। और यहाँ स्लाइड पर सबसे हैरान करने वाली बात लिखी है, ट्रायंगल के चारों इंपॉर्टेंट सेंटर्स, मतलब ऑर्थो सेंटर H, सेंट्रॉइड G, सर्कम सेंटर O और इन सेंटर I, ये सब के सब इसी एक AD लाइन पर स्थित होते हैं। ये तो मतलब ऐसी लाइन हो गई जैसे ज्योमेट्री का कोई सुपर हाईवे हो, जिस पर सारे VIP लोग ट्रैफिक जैम में खड़े हैं। सुपर हाईवे बहुत ही बढ़िया एनालॉजी। एग्जाम की वर्किंग में ठीक यही पूछा जाता है। सच में? हाँ, HGOI सेंटर्स नॉर्मली अलग-अलग लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मिलते हैं, बट आइसोसेलेस के केस में सिमेट्री इतनी परफेक्ट होती है कि सभी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होकर इसी सिंगल लाइन पर आकर रुकते हैं। It's fascinating how symmetry forces everything onto one line.
पर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पीछे क्या कोई और ब्रॉडर प्रिंसिपल भी काम करता है? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। बिल्कुल करता है। यहाँ रोल कंटिन्यूड है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट पी है और क्लेम ये है कि पी हमेशा पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पर होगा, यानी पी ए इक्वल्स पी बी। हाँ, जिससे ट्रायंगल PCA और ट्रायंगल PCB कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। पर इसे इमेजिन कैसे करें? इसका वर्किंग इमेजिन करना आसान है। जमीन पर एक लंबी लाइन AB खींचिए। ठीक मिडिल पॉइंट पर 90 डिग्री पर एक दीवार खड़ी कर दीजिए। ओके, दीवार बन गई। अब उस दीवार पर कोई भी इंसान खड़ा हो जाए, चाहे जमीन के पास या बहुत ऊपर, पॉइंट P पर, वो हमेशा पॉइंट A और पॉइंट B से एग्जैक्टली बराबर दूरी पर ही होगा। ओके, हमने बहुत सारी थियरी देख ली। अब टेस्ट करते हैं कि ये मीनिंग, रीजन, वर्किंग वाले कंसेप्ट्स एग्जाम प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ट्रायंगल PQR में PQ 15 सेंटीमीटर है और PR 19 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट S लाइन QR का मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा इस पर। PT एक एंगल बाइसेक्टर है और एंगल PTQ 90 डिग्रीज है। हमें ST की वैल्यू खोजनी है। ऑप्शंस है A 1 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, C 2 सेंटीमीटर और D 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ फेज 1 सॉल्यूशन लॉजिक दिया है। सबसे पहले हमें PT लाइन की आइडेंटिटी समझनी होगी। क्वेश्चन कहता है कि PT एंगल बाइसेक्टर भी है और 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर भी। वेट अ मिनट, अभी हमने थोड़ी देर पहले उस सुपर हाईवे वाली स्लाइड पर पढ़ा था कि अगर कोई लाइन एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर दोनों का काम कर रही है तो वो पक्का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है। एग्जैक्ट पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो ट्रायंगल PQA एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि PT अब QU लाइन का मिड पॉइंट भी बन जाएगी, यानी PT इक्वल्स TU, और आउटर साइड्स PQ और PU इक्वल हो जाएंगी। यानी PQ अगर 15 सेंटीमीटर है तो PU भी 15 सेंटीमीटर ही होगा। सही जा रहे हैं आप। सो PU 15 सेंटीमीटर हो गया। पर इससे ST की लंबाई कैसे निकलेगी? लगता है प्रॉब्लम ट्रायंगल के दूसरे हिस्से पर शिफ्ट हो रही है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10। यहाँ फेज 2 सॉल्यूशन लॉजिक है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टोटल PR 19 सेंटीमीटर दिया था। हमने PU को 15 निकाला, तो अगर 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो UR बचा 4 सेंटीमीटर। सही कैलकुलेशन है। लेकिन यार, हमें UR तो निकालना नहीं था, हमें तो ST चाहिए था। ये UR आंसर तक कैसे ले जाएगा? ज्योमेट्री में आगे का रास्ता पीछे से ही निकलता है। अब छोटे ट्रायंगल UQR को देखिए। क्वेश्चन में दिया था कि S लाइन QR का मिड पॉइंट है, और हमने भी फेज 1 में प्रूफ किया कि T लाइन QU का मिड पॉइंट है। ओह आई सी। जब किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वहां मिड पॉइंट थ्योरम लगती है। एग्जैक्टली। लेंथ में उसकी ठीक आधी होगी। ST इक्वल्स UR डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल। और क्योंकि UR 4 सेंटीमीटर निकल चुका है तो ST होगा 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आया 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे एक इतना भयंकर दिखने वाला सवाल सिर्फ आइसोसेलेस सिमेट्री और मिड पॉइंट थ्योरम को जोड़ते ही सॉल्व हो गया। और इसी क्लैरिटी की वजह से एग्जाम हॉल में बहुत टाइम बचता है। टाइम बचाने की बात हो ही रही है तो अब उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो ट्रायंगल्स को लिटरली फिजिकली बैलेंस करके लंबा कैलकुलेशन गायब कर देता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। यहाँ बड़ा टाइटल है मास पॉइंट ज्योमेट्री, जिसे MPG भी कहते हैं। यहाँ सेंटर में एक सीसॉ या झूला का स्केच बना है। MPG का मीनिंग है ट्रायंगल की आधी तिरछी लाइंस के इंटरसेक्शन को फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करना। इसका रीजन वही प्लेग्राउंड वाला सीसॉ है। हम सब बचपन में सीसॉ पर खेले होंगे। हाँ, बिल्कुल खेले। अगर दो अलग अलग वजन के लोग बैठे तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भारी वेट वाला इंसान है उसे सेंटर फल्क्रम के पास आना पड़ता है और हल्के वाले को दूर बैठना पड़ता है। यही एग्जैक्ट लॉजिक MPG की वर्किंग है। स्लाइड पर ठीक यही लिखा है, रेशियो ऑफ masses इज इनवर्स टू देयर डिस्टेंसेस, यानी मास का अनुपात दूरी के अनुपात का एकदम उल्टा होता है। राइट, बैलेंसिंग इक्वेशन है M1 मल्टीप्लाइड बाय L1 इक्वल्स M2 मल्टीप्लाइड बाय L2। बिल्कुल। Let's plug some numbers into this equation to see if the math actually holds up. Now we are on slide 12. यहाँ दो एग्जाम्पल है MPG के। पहले एग्जाम्पल में
लेफ्ट साइड का मास 48 केजी है और डिस्टेंस 5 मीटर है। राइट साइड का डिस्टेंस 7.5 मीटर है और मास x केजी है। चलिए क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। हाँ, 48 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 7.5 मीटर। तो x निकालने के लिए 240 को 7.5 से डिवाइड करेंगे। आंसर आता है 33.3 केजी। परफेक्ट मैथ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए जहां दोनों मास पहले से दिए हैं, 45 केजी और 72 केजी। इनका म्यूचुअल डिस्टेंस 7.5-8 मीटर है। यहाँ पहले मास का रेशियो निकालते हैं। 45 रेशियो 72, इन्हें 9 से काटेंगे तो आएगा 5:8। अब स्लाइड वाले इनवर्स लॉजिक के हिसाब से डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, यानी 8:5। करेक्ट। तो डिस्टेंस 8 यूनिट्स और 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा, टोटल 13 यूनिट्स होगी और टोटल डिस्टेंस 7.8 मीटर है। यानी 13 यूनिट्स इक्वल्स 7.8 मीटर, जिसका मतलब एक यूनिट हुई 0.6 मीटर। हमें L1 यानी लेफ्ट साइड डिस्टेंस चाहिए जो 8 यूनिट्स है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 आंसर आएगा 4.8 मीटर। पार्क में झूला बैलेंस करना तो आसान है, पर भला इस सीसॉ को ट्रायंगल के अंदर फिट कैसे किया जाता है? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। यहाँ एक ट्रायंगल ABC का फेज 1 डायग्राम है। सवाल है AD एंगल बाइसेक्टर है, AB 9 है और AC 8 है और BP और PE का रेशियो 3:2 दिया है। हमें AE की लेंथ बतानी है। इसे मास पॉइंट से वर्कआउट करते हैं। स्टेप 1 लॉजिक कहता है कि सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए। जब एंगल बाइसेक्टर गिरती है तो AB और AC का जो रेशियो होता है वही बेस लाइन BD और DC का हो जाता है, तो BD अपॉन DC भी 9/8 हो गया। अब यहाँ लिखा है कि सिस्टम BC को पॉइंट D पर बैलेंस करने के लिए हमें इनवर्स वेट्स असाइन करने हैं। B के साइड वाली लाइन 9 है और C के साइड वाली 8 है, तो D को सीसॉ का सेंटर मानकर इनवर्स रूल से B पर 8 केजी और C पर 9 केजी का इमेजिनरी वेट रख देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो B का 8 केजी और C का 9 केजी मिलकर पॉइंट D पर कितना लोड डालेंगे? दोनों का टोटल, यानी 8 + 9 = 17 केजी। तो D पॉइंट का रिजल्टेंट वेट 17 केजी हो गया। D पॉइंट पर 17 केजी तो आ गया, पर क्वेश्चन में AE की लंबाई पूछी गई है जो कि दूसरी लाइन पर है। वहां तक कैसे पहुंचे? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। आगे देखते हैं। यहाँ फेज 2 डायग्राम है। क्वेश्चन में BP और PE का रेशियो 3:2 दिया था। मतलब अब हम BE लाइन को एक नया सीसॉ मानेंगे जिसका सेंटर पॉइंट P है। यही MPG का असली मैजिक है। हमने पहले ही निकाल लिया था कि पॉइंट B पर 8 किलोग्राम रखा है और B से सेंटर P का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो मोमेंट हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 = 24। अच्छा, अब उस BE सीसॉ को गिरने से बचाने के लिए P के दूसरी तरफ यानी E पॉइंट पर कितना वेट होना चाहिए? वहां डिस्टेंस 2 यूनिट है। अगर 24 को मैच करना है तो E पर जरूर 12 किलो होना चाहिए, क्योंकि 12 × 2 24 होता है। पॉइंट E बैलेंस हो गया। हाँ बिल्कुल। पर E तो लाइन AC पर स्थित है और पॉइंट E का टोटल वेट 12 किलो तभी होगा जब किनारों पर रखे A और C का कंबाइंड वेट 12 हो। हमें पता है C पर ऑलरेडी 9 किलोग्राम रखा है, तो इसका मतलब A पर होना ही चाहिए 12 - 9 = 3 केजी। आउटस्टैंडिंग लॉजिक। अब A पर 3 केजी है और C पर 9 केजी है, तो AC लाइन का रेशियो क्या होगा? वजन का ठीक इनवर्स, यानी AE रेशियो EC का दूरी रेशियो होगा 9:3, जिसको आसान भाषा में 3:1 कह सकते हैं। तो पूरी लाइन AC 4 हिस्सों में बांट दी गई, 3 + 1 4 यूनिट्स। पर क्वेश्चन ने टोटल AC लेंथ 8 सेंटीमीटर दी थी, तो अगर 4 यूनिट 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर। और AE की लंबाई पूछा था, जो कि 3 यूनिट्स है, इसलिए 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन B। इसे करने में मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेंगे। अगर मैं बिना मास पॉइंट थ्योरी के इसको करती तो क्या होता? तो फिर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती, अलग से पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती, सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने पड़ते, वो आराम से 2 पेज लंबा प्रोसेस हो जाता। MPG ज्योमेट्री की लाइन पजल को सीधा बेसिक फिजिक्स के बैलेंसिंग गेम में बदल देती है। 2 pages of math reduced to a playground seesaw. Incredible.
क्या ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को हैंडल करने का कोई और माइंड बेंडिंग शॉर्टकट भी है? लेट्स चेक। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। यहाँ हेडिंग है सेवास थ्योरम। पहले मीनिंग दिया है, इन ट्रायंगल ABC, AD, BE and CF are the savians which pass through a common point O. ये सेवियन आखिर क्या चीज है? सेवियन किसी भी ट्रायंगल के एक कोने या वर्टेक्स से निकली हुई एक सीधी लाइन होती है जो सामने वाली साइड पर गिरती है। वो लाइन मीडियन हो सकती है, एल्टीट्यूड हो सकती है, या बस कोई आर्बिट्रेरी सीधी लाइन। ओके। जब तीनों सेवियंस ट्रायंगल के अंदर किसी एक ही कॉमन पॉइंट O पर मिलती हैं, तो उनकी लंबाई निकालने के लिए सेवास थ्योरम का यूज होता है। यहाँ पेरीमीटर फॉर्मूला नाम से एक भारी भरकम इक्वेशन लिखी है, AF upon FB multiplied by BD upon DC multiplied by CE upon AA equals 1। ऑडियो में फॉर्मूलाज बहुत रूखे लगते हैं, इसको याद रखने की प्रो टिप क्या है? इसे विजुअली इमेजिन करते हैं। ट्रायंगल की आउटर बाउंड्री पर एक सर्कल में घूमिए, A से B की तरफ, फिर B से C और C से वापस A। रास्ते में जो भी बाउंड्री फ्रैक्शंस मिलते जाएं, जैसे AF ओवर FB, फिर BD ओवर DC, उन्हें बस मल्टीप्लाई करते जाइए। ओह, मतलब बाउंड्री के लॉन्ग बस चलते जाना है। हाँ, ये थ्योरम कहती है कि बाउंड्री पर घूमते हुए इन फ्रैक्शंस का टोटल प्रोडक्ट एग्जैक्टली एक होता है। ये मास पॉइंट लॉजिक का ही डेरिवेटिव है, जहां मास कट जाते हैं। सो बाउंड्री पर घूमने से परफेक्ट एक मिलता है। बट व्हाट हैपेंस इफ यू लुक एट द सेगमेंट्स इनसाइड द ट्रायंगल नियर दैट सेंट्रल इंटरसेक्शन पॉइंट? नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। यहाँ सीवास इंटरनल रेशियोज के रूल्स हैं। रूल 1, बॉटम पार्ट्स का सम एक होता है, यानी इंटरसेक्शन सेंटर O से बेस तक का छोटा हिस्सा और पूरी बड़ी लाइन का अनुपात OD अपॉन AD प्लस OE अपॉन BE प्लस OF अपॉन CF इक्वल्स 1। इसका रीजन ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट O ज्योमेट्री में एक रेफरेंस सेंटर बन जाता है और सारे बॉटम हिस्सों का सम मिलाकर 100% डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक रिप्रेजेंट करता है। और रूल 2 है, टॉप पार्ट्स का सम 2 होता है। वर्टेक्स से पॉइंट O तक की दूरी डिवाइडेड बाय टोटल लंबाई AO अपॉन AD प्लस BO अपॉन BE प्लस CO अपॉन CF इक्वल्स 2। ये बहुत नेचुरल मैथ है, क्योंकि बॉटम रेशियो का टोटल 1 था, तो वर्टेक्स वाले टॉप हिस्से निकालने के लिए मैथमेटिकली जब फुल ट्रायंगल की वैल्यू, जो यहाँ 3 इक्वेशंस हैं, उसमें से बॉटम का 1 निकाल देते हैं, तो 2 ही बचता है। एग्जाम में अगर इंटरनल सेगमेंट्स पूछे जाएं तो बस इसमें नंबर्स रखने हैं, शेप ड्रॉ करने की तकलीफ भी नहीं उठानी। We've covered a lot of deep ground today. अब टाइम है ये टेस्ट करने का कि कितना समझ आया। Now we are on slide 17. यहाँ आउटरो रैपिड फायर रिवीजन शुरू होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, साइज और शेप परफेक्टली एग्जैक्ट, जिसका नतीजा होता है कि एरिया और पेरीमीटर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल याद रखने वाली बात है। हमने 5 रूल्स पढ़े। SSS सब साइड्स, SAS 2 साइड बीच का एंगल, ASA 2 एंगल्स बीच की साइड, ASS 2 एंगल आगे की साइड और RHS पाइथागोरस वाला राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज। और उस मैजिक लाइन को भूलना नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पर ऑर्थो सेंटर H, सेंट्रॉइड G, सर्कम सेंटर O और इन सेंटर I जैसे सारे VIP सेंटर्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। मल्टीप्लाइड बाय L1 इक्वल्स M2 मल्टीप्लाइड बाय L2, यानी वेट हमेशा सेंटर से उनकी दूरी के उल्टे रेशो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखे जाते हैं। साथ ही सेवास थ्योरम, जहां सेवियंस एक पॉइंट पर मिलते हैं, सर्कल पाथ में बाउंड्री रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, अंदर वाले बॉटम सेगमेंट्स का एडिशन 1 होता है और टॉप सेगमेंट्स का एडिशन 2 होता है। The theory check is complete. Time for the real test. Now we are on slide 19. Quiz time. Q1 देखते हैं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हैं जहां दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक बेस साइड बराबर है। ये किस रूल से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? ट्राई कीजिए। वेल, राइट एंगल्ड यानी 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है। डेफिनेटली ऑप्शन C RHS रूल होना चाहिए। सही जवाब। अब Q2 में पढ़ता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टॉप से बेस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD खींचा गया। इस लाइन पर कौन से सेंटर्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन A सेंट्रॉइड ओनली, B ऑर्थो एंड इन सेंटर, C सर्कम सेंटर या D ऑल 4 सेंटर्स।
ये तो सीधा अपना VIP सुपर हाईवे आ गया। हाँ, HGOI सब वहीं रहते हैं। हाँ, तो बिना सोचे all 4 centers. स्पॉट ऑन। 2 down, 2 calculation questions to go. Now we're on slide 20. Q3. एक सीसा है जिसका सेंटर पॉइंट P पर है। पॉइंट A पर 20 kg वेट है और सेंटर से उसकी दूरी AP 6 सेंटीमीटर है। ओके, पॉइंट B की दूरी BP 4 सेंटीमीटर है, तो B पर कितना वेट होना चाहिए कि सीसॉ बैलेंस हो जाए? लेट मी वर्क दिस आउट। लेफ्ट का टॉक हुआ 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 120। तो राइट में भी 120 आना चाहिए। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो वेट बनेगा 120 डिवाइडेड बाय 4 यानी 30 kg। ऑप्शन बी। परफेक्ट मास बैलेंस। आखिरी सवाल Q4, सेवास थ्योरम चेक। एक ट्राइंगल ABC में सेवियंस कॉमन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन सी इक्वेशन ट्रू है? ऑप्शंस में टॉप पार्ट्स के इक्वेशन दिए गए हैं। अभी हमने रैपिड रिवीजन में देखा था कि बॉटम पार्ट्स का सम 1 होता है और टॉप पार्ट्स का सम 2। उस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, जहां AO अपॉन AD प्लस BO अपॉन BE प्लस CO अपॉन CF इक्वल्स 2 लिखा है। प्योर 4 आउट ऑफ 4। कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हैं। It looks like we've officially conquered the masterclass. Now we are on slide 21. इस आखिरी स्लाइड पर एक बड़ा ज्योमेट्री मास्टरी का गोल्डन ट्रायंगल बना है। कोनों पर लिखा है कॉन्ग्रुएंसी, लॉजिक, मास पॉइंट बैलेंस और सेवा स्ट्रक्चर। मास्टर क्लास की चेकलिस्ट कंप्लीटली ग्रीन टिक हो चुकी है। 100% कॉन्सेप्ट कवरेज, 5 रूल्स, मास पॉइंट, सेवास, सब कुछ चेक्ड। बहुत बढ़िया। और यहाँ एक मैसेज भी है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड एस योर SSC रेलवे एग्जाम्स।